फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस कनेक्शन के बारे में भली भांति समझ में आ सके और आप कहीं पर भी इस कनेक्शन का इस्तेमाल आसानी से कर पाएं। देखने में ये कनेक्शन एक होगा, लेकिन आप इस कनेक्शन का इस्तेमाल कई जगहों पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप वाटर चिलर बना रहे हैं, जैसे आरओ प्लांट का वाटर चिलर होता है उसको बना रहे हैं, तो वहां पर भी ये कनेक्शन आसानी से फिट हो जाएगा। उसके अलावा यदि आप कोल्ड रूम तैयार कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कर रहे हैं, तो भी यही कनेक्शन लगाया जाएगा। यानी कोल्ड रूम का मतलब ये होता है वह व्यवस्था जिसके द्वारा हम फल, सब्जियों इत्यादि को ठंडा करके अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप मिल्क कूलर बना रहे हैं तब भी ये कनेक्शन आसानी से उस जगह पर काम कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन को सीख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। केवल इस वीडियो में हम इस कनेक्शन को समझने का काम करेंगे। यदि आप इस कनेक्शन को एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से आप किसी भी जगह पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर बोर्ड एक बनाया हुआ है। पावर बोर्ड यानी कि जिस जगह पर पोल से सप्लाई, मेन वाली जो सप्लाई होगी वह यहीं पावर बोर्ड पर आएगी और उसके बाद यहां से इसको कंट्रोल करके हम इधर आउटडोर यूनिट को दे सकते हैं या इंडोर यूनिट को दे सकते हैं, या फिर एक कंट्रोलर बोर्ड लगा रहेगा जिससे हम पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ करेंगे, उसको भी यहीं से आप सप्लाई देंगे। चलिए हम इसको पहले पावर बोर्ड को समझते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से आउटडोर, ये कोल्ड रूम वाला जो ये वाला इंडोर है उसको समझेंगे और कंट्रोलर वाले बोर्ड को भी समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फेज और न्यूट्रल सप्लाई यहां पर आ गया है। एक यहां पर हमने कनेक्टर बनाया हुआ है। कनेक्टर कुछ इस तरीके का हो सकता है, एचटी कनेक्टर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा ये हैवी वाले कनेक्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इस हैवी वाले कनेक्टर को हम कहते हैं HVTV, यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, HVTV ऐसे बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर ये सप्लाई इन कर दिया गया। यहां से सप्लाई आउट करने के बाद आप इस सप्लाई को सीधे सीधे MCB में इन करा सकते हैं। यहां से जो सप्लाई आएगा उसको आप यहां पर इन करा सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो फेज न्यूट्रल सप्लाई है डायरेक्ट भी आप MCB में दे सकते थे, लेकिन यहां से जो सप्लाई आएगा, जिस तार से आएगा वो एल्युमिनियम केबल होता है। उस केबल को यदि हम इसमें MCB के अंदर जोड़े तो MCB हमारा खराब हो सकता है। इसी वजह से यहां पर हम एक HT कनेक्टर लगा दिया है और यहां से हमने कॉपर वायर से इसके अंदर कनेक्शन कर दिया है। साथ ही साथ हम इधर के तरफ एक इंडिकेटर लगा दिए हैं और ये इंडिकेटर गोल वाला होगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, या फिर आप इसके जगह पर वोल्ट मीटर वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ये आता है, डिजिटल मीटर होता है। यहां पर जितना वोल्टेज आएगा वो सीधे सीधे ये बताएगा कि पोल से आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। यदि वोल्टेज कम ज्यादा है, यानी कि आवश्यकता से कम या फिर आवश्यकता से बहुत अधिक है, तो उसको हम मैनेज करने के लिए एक स्टेबलाइजर लगाएंगे। स्टेबलाइजर की जो क्षमता होगी हमारे इस पूरे सिस्टम के क्षमता के आधार पर ही रखी जाएगी, ताकि इस पूरे सिस्टम को हमारा स्टेबलाइजर आसानी से चला सके। तो यहाँ पर हम एक स्टेबलाइजर लगाएंगे, DP-MCB से वो सप्लाई आउट करके स्टेबलाइजर में इन करा देंगे और उसके बाद आउट कराने के बाद यहाँ पर फिर से एक HT कनेक्टर लगा दिया गया है, ताकि अब हम यहां से वायर को जोड़ करके अलग अलग स्थानों पर भेज सकें। ये HT कनेक्टर आप हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक वाला लगा सकते हैं, यानी कि HVTV लगा सकते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है, या फिर आप HT कनेक्टर भी यहां पर लगा सकते हैं। 4 पोल का ये रहेगा और उसके बाद यहां पर आउटपुट पर भी एक इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। आउटपुट के इंडिकेटर पर आप केवल इंडिकेटर लगा सकते हैं, सादा वाला, या
या फिर आप इसके जगह पर वोल्ट मीटर वाला इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको ये पावर बोर्ड पूरा समझ में आ गया होगा। यानी कि यदि वोल्टेज इधर जो इनपुट किया गया ये बहुत अधिक या कम आएगा तो उस वोल्टेज को हमारा स्टेबलाइजर मैनेज करके सामान्य वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। यानी कि 200 से 240 वोल्ट के बीच में ये बना करके हमको यहाँ पर इस कनेक्टर के पास भेज देगा। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो दो रास्तों में फेज और न्यूट्रल सप्लाई को भेज दिया गया। यानी कि दो सर्किट हमने यहाँ से तैयार कर लिया। दो सर्किट का मतलब क्या हुआ? परिपथ, इसको बोला जाता है। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, यानी विद्युत के दो मार्ग हमने बना लिया है। एक मार्ग पर हमने इस तरीके से तार उधर लेकर के गया जो कि आउटडोर यूनिट में चला गया, और एक परिपथ हमारे इस कंट्रोलर बोर्ड के अंदर भी आ गया है। यहां से ये वाला जो तार जा रहा है ये हैवी तार होगा जिसके ऊपर हमारे इस पूरे कंप्रेसर का लोड रहेगा, या फिर जो भी हैवी लोड होंगे वो सब कुछ हमारे इसी वायर के ऊपर ही रहेगा। इस वजह से हम इसको 4 mm 6 mm जैसा जो है कि हमारा यूनिट है उस यूनिट के आधार पर हम इस वायर को लगाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको आपको हैवी रखना है। अब ये वाला तार, हम पहले इसी तार को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इधर के तरफ आएंगे। ये वाला तार जो है कि सीधे सीधे चला गया कहां पर? एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है सिंगल फेज का, यानी कि डीपी कॉन्टेक्टर यहां पर लगाया गया है। डीपी कॉन्टेक्टर का मतलब ये डबल पोल वाला कॉन्टेक्टर होगा, यानी कि दो तारों को एक ही साथ ऑन या एक ही साथ ऑफ कर देगा। यदि आपको कॉन्टेक्टर के बारे में नहीं पता है तो थोड़ी सी जानकारी हम इसमें दे दें कि यह एक प्रकार का मैग्नेटिक स्विच होता है, यानी कि इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होगा जिसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तब जाकर के ये स्विच ऑन होगा, और जैसे ही स्विच ऑन होगा ये जो फेज न्यूट्रल सप्लाई यानी कि जो स्टेबलाइजर से सीधे सीधे हमारे इस कॉन्टेक्टर पर फेज न्यूट्रल सप्लाई आया हुआ है वो सप्लाई नीचे से होते हुए आगे इधर के तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि इसको ऑन करने के लिए हमें इस पर एक वोल्टेज देना होगा जो कि 240 या 220 वोल्ट होगा। जो वोल्टेज यहाँ पर होता है वही वोल्टेज हम यहाँ पर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वह हम आवश्यकता के अनुसार इस कंट्रोलर बोर्ड से भेजेंगे, लेकिन यहां पर जो सप्लाई आता है वो डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाता है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां फेज न्यूट्रल सप्लाई जैसे ही हम इधर के तरफ हम सप्लाई को ऑन करते हैं तुरंत यहां पर सप्लाई आ जाता है कॉन्टेक्टर के पास। लेकिन कॉन्टेक्टर के पास आने का मतलब ये नहीं कि हमारा ये पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। पूरे सिस्टम को ऑन होने के लिए इस मैग्नेटिक कॉइल के अंदर सप्लाई आना जरूरी है, जो कि हम यहाँ कंट्रोलिंग बोर्ड से देंगे। तो अभी फिलहाल जो है कि इसमें हम सप्लाई कैसे आएगा उसको बाद में समझेंगे। उसके बाद समझ लेते हैं कि ये जब स्विच ऑन होगा तो वो सप्लाई कहाँ से होकर के कहाँ पहुँचती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेज न्यूट्रल सप्लाई आगे के तरफ बढ़ती हुई इस रिले के ऊपर आ गई है। ये जो रिले है कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं चित्र में, कुछ ऐसा जो है कि रिले होता है जिसे हम वोल्टेज टाइप रिले कहते हैं। इस रिले का मेन काम क्या होता है, इसमें दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। यानी कि ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए दो कैपेसिटर की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होगा और दूसरा कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। अब इस रनिंग कैपेसिटर को केवल इसके साथ जोड़ना होता तो हम इस रिले को हटा सकते थे, बिना रिले का भी हम इसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात आती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर एक अस्थायी रूप से काम करने वाला कैपेसिटर होता है जिसका इस्तेमाल केवल उसी वक्त किया जाता है जब कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा होता है। यानी कि जब हम कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं उस सप्लाई देने के 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद या 1 सेकंड समझ लीजिए, उतने समय के लिए ही हम इस कैपेसिटर को इसके साथ जोड़ते हैं, और जैसे ही सप्लाई मतलब इधर के तरफ आ जाता है और कंप्रेसर चालू हो जाता है इसको हम यहां से अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस कनेक्शन को समझना है तो आप हमारे एसी वाले कोर्स के CSR वायरिंग को समझ सकते हैं, और वहां पर आपको इस रिले का कनेक्शन बेहतर तरीके से समझाया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस कनेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं, कैसे ये कहां कहां तार जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में बता दिए हैं। आप वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर इस सारी चीजों को समझाएंगे तो शायद वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वीडियो को कम समय में समाप्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इस रिले का मेन उद्देश्य यही होता है कि इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को इस कंप्रेसर के स्टार्ट होने के बाद अलग कर देना, और जैसे ही कंप्रेसर ऑफ होगा, यानी कि कंप्रेसर की जो लाइट होगी वो कटेगी, तुरंत इस कैपेसिटर को ये रिले इस कंप्रेसर के साथ जोड़ देती है और फिर लाइट आएगी, तो फिर ये स्टार्ट होकर के अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करता है और इसीलिए जो है कि वोल्टेज रिले लगाया गया होता है। अब यहाँ वोल्टेज रिले पर थोड़ा सा कनेक्शन देख ले कि कौन सा तार कहाँ जोड़ा गया है। तो ये है हमारा रनिंग कैपेसिटर, कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। इन दोनों में पहचान क्या है या अंतर क्या होता है, कैसे आप पहचान पाएंगे? तो बहुत ही सिंपल होता है इन दोनों को पहचानना। रनिंग कैपेसिटर का जो MFD मान होता है, यानी कैपेसिटी जो होती है उसकी MFD में लिखी गई होती है। रनिंग कैपेसिटर पर केवल एक मान, फिक्स मान लिखा गया होगा। उसके अलावा यदि आप स्टार्टिंग कैपेसिटर पर उसके मान को देखेंगे तो दो अलग अलग मान आपको दिखाई दे रहे होंगे। कनेक्शन कैसे करना होता है? तो रनिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर, स्टार्टिंग का भी एक तार 4 नंबर पर, और यहीं से आप एक तार लेकर के अपने कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर जोड़ सकते हैं, और इसी पर आपको फेज सप्लाई भी देना होता है। ये जो फेज सप्लाई है ये 4 नंबर पर ही आएगा। आप यहाँ पर देखें तो ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के जो दूसरे साइड में जो सप्लाई आएगा, यानी कि जब ये स्विच ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ आएगा, तो यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट रिले के 4 नंबर पर पहुँच रहा है, और यहीं से ये सप्लाई तुरंत कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग पर पहुँच जाएगा, और इसके कॉमन पर जैसे न्यूट्रल आएगा वो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो देखते हैं न्यूट्रल कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। न्यूट्रल सप्लाई आप देख सकते हैं ऐसे गया हुआ है, और ये 5 नंबर पर गया, और 5 नंबर से ही निकल करके OLP पर, और OLP के बाद यहाँ पर कॉमन पर आ गया है। क्योंकि कभी भी आप कॉमन पर जब भी सप्लाई देते हैं तो OLP लगा करके देंगे। OLP कुछ इस तरीके का होता है। OLP का मेन कार्य क्या होता है कि जब कभी कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक लोड लेने लग जाता है तो ऐसी अवस्था में ये OLP जो है कंप्रेसर को खराब होने से बचा लेता है। इस वजह से इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो फेज न्यूट्रल सप्लाई हमारा जो है कि इस कंप्रेसर को मिल गया, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आप देखें तो रनिंग वाले का जो दूसरा तार है, यानी कि जो फेज हमारे रनिंग कैपेसिटर में जाएगा वो यहाँ से रिटर्न होकर के आप देख सकते हैं 2 नंबर पर गया, और 2 ही नंबर से निकल करके स्टार्टिंग पर चला गया। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जो सप्लाई मिल रहा है वो कैपेसिटर से हो करके मिल रहा है। और उसके बाद आप स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात करें तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी फेज सप्लाई जाता है और 1 नंबर पर आ जाता है, और 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में एक स्विच होता है, यानी कांटेक्ट पॉइंट होता है। ये आपस में 1 और 2 नंबर प्रारंभ में सटे रहते हैं, और जैसे सटे रहेंगे यानी कि इधर से ये सप्लाई जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर से होते हुए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग पर पहुंच जाएगा। यानी कि प्रारंभ में रनिंग कैपेसिटर का भी पावर स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी पावर स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है वैसे ही ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पावर होता है 1 नंबर पर ही रुक जाएगा, और रनिंग वाइंडिंग का जो पावर होता है वो आसानी से लगातार स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कंप्रेसर के पहुंचता रहता है। इस तरीके से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर बात करें, यहाँ पर कंप्रेसर के पास एक फैन मोटर लगा होता है जो कि कंडेंसर कॉइल के गर्मी को बाहर के तरफ निकालने का काम करता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं न्यूट्रल सप्लाई यहाँ OLP से दे दिया गया है, और जो फेज सप्लाई है हमने 4 नंबर से दे दी। यानी कि जैसे ही हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा ठीक उसी समय हमारा ये कंडेंसर फैन भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे इधर से लाइट इधर के तरफ गया, कंप्रेसर और ये पंखा दोनों ही एक साथ चलने लग जाएंगे। लेकिन इधर से इधर सप्लाई जाएगा कैसे, कब जाएगा?
तो इसके लिए हम इस कॉइल के बारे में समझेंगे कि इस कॉइल पर सप्लाई कब आ रहा है, क्योंकि जब ये सप्लाई कॉइल पर आएगा तभी ये स्विच ऑन होगा, और जब स्विच ऑन होगा तो हमारा ये जो सिस्टम है ये चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तार तो इधर के तरफ चला गया, यानी हमारे कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को चालू करने के लिए। दो तार यहीं से आ गया हमारे कोल्ड रूम के अंदर कुछ इस तरीके का इंडोर यूनिट लगा होता है जिसके अंदर पंखे लगे होते हैं। उन पंखों को सप्लाई देने का काम आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, यानी कॉन्टेक्टर जैसे ऑन होगा तभी हमारे कोल्ड रूम का जो ये तीनों पंखे हैं या दो पंखे हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो ये सभी पंखों को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या है, दो दो तार जो है सभी के आपस में जोड़ दिए जाते हैं और जोड़ने के बाद दो तार से इनको सप्लाई दे दी जाती है जिससे कि सभी एक ही साथ चालू हो जाते हैं। तो ये दोनों तार आप चाहें तो कॉन्टेक्टर के यहाँ जोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इधर के तरफ हमारे इस कंट्रोलर बोर्ड में भी जोड़ सकते हैं। अब तो हो गया इधर का, आपने आउटडोर यूनिट का पूरा कनेक्शन समझ लिया होगा। यदि आपको ये रिले वाला कनेक्शन नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने वीडियो दे दिया है, वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, इस कनेक्शन को समझ सकते हैं, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद आप इधर के तरफ आ जाएं, कंट्रोलर बोर्ड को समझ लेते हैं। कंट्रोलर बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हमने कंट्रोलर बोर्ड नाम इसलिए दिया क्योंकि हम इसी जगह से इस पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ करेंगे। देखिए इधर सप्लाई तो चली गई है लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। ऑन तभी होगा इस कॉइल में जब सप्लाई आएगा तब। अब इस कॉइल में सप्लाई जाएगा कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ये स्विच लगाए हुए हैं। ये स्विच कुछ इस तरीके का हो सकता है, डीपी रॉकर स्विच ये हो सकता है, या फिर कोई भी आप 5, 6, 10 एम्पियर का नॉर्मल सा स्विच यहाँ पर लगा सकते हैं। वो सिंगल पोल का भी हो सकता है या फिर डबल पोल का भी हो सकता है। डबल पोल का रहेगा तो न्यूट्रल फेज दोनों को आप कंट्रोल कर लीजिएगा, यदि सिंगल पोल का होगा तो आप केवल फेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डबल पोल का एक रॉकर स्विच लगा दिया है। आप देख सकते हैं चित्र में कुछ इसी तरीके का होता है। तो इसमें हमने क्या किया, फेज और न्यूट्रल सप्लाई को इन किया और यहां से आउट कर दिया। उसके बाद ये जो आउट वाला तार है, यानी दोनों जो तार है, यहां पर ये जो आप वायर देख रहे हैं ये नॉर्मल सा वायर होगा। आप बहुत ही मोटा वायर न रख करके इधर हैवी तार रख सकते हैं क्योंकि इस वाले तार पर पूरे कंप्रेसर का लोड रहेगा, इस वाले तार पर कोई विशेष लोड नहीं होता है। इस वजह से आप इसको पतला भी रख सकते हैं, 0.75 भी रख सकते हैं या फिर आप 1 mm का वायर भी रख सकते हैं, यानी बहुत हैवी इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर वो तार जोड़ करके यहाँ से निकालेंगे और निकालने के बाद इधर के तरफ एक सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर आप देख सकते हैं। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है, यही जो है कि सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है या सब जीरो मीटर भी इसको कहते हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनओ लिखा है, कॉमन लिखा है, एनसी लिखा है, फिर लिखा है सप्लाई और इधर लिखा है प्रोब। तो इन सभी का क्या मतलब होता है और इनको देख करके ही हमें कनेक्शन करना होता है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ एनओ के जगह पर बहुत जगहों पर यहाँ कंप्रेसर भी लिख सकता है क्योंकि यहीं से सप्लाई कंप्रेसर के लिए आउट होती है। अब देखिए इधर से जो सप्लाई निकल के आ रहा था 220, 240 जो भी हमारा ये स्टेबलाइजर सप्लाई बना के दिया था वो उधर भी चला गया, इधर भी आया है। वही सप्लाई हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर को भी दे देंगे। यहाँ पर सप्लाई लिखा है, सप्लाई पर 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंटों पर हम इसको ले जा करके जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि सप्लाई के जिस जगह पर आप फेज सप्लाई को जोड़ेंगे यानी फेज तार को जोड़ेंगे वहीं से एक वायर ले करके इस कॉमन पर लगा देंगे। कॉमन क्या होता है, एनसी से डायरेक्ट ऐसे चिपका रहता है, ये वाले पॉइंट से ये लगातार चिपका रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें सप्लाई देते हैं कुछ मिनट के बाद ये जो कॉमन है एनसी से हट करके एनओ पर ऐसे आ जाता है, यानी जो सप्लाई आपने यहाँ पर दिया था
यानी सप्लाई यहाँ से कॉमन पर जो दिया था वो सप्लाई प्रारंभ में तो NC से निकल रही होती है, जिसका कनेक्शन हम कहीं और नहीं करते हैं, उस पॉइंट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी यहाँ कॉमन से जो सप्लाई इधर के तरफ आ जाती है, यानी 2-3 मिनट के बाद ये जो सप्लाई है यहाँ से NC से हट करके NO पर आती है। यही NO पर से एक तार लिया जाता है और यहाँ जो न्यूट्रल वाला जगह पर आपने जो सप्लाई पर जो न्यूट्रल जोड़ा है, वहीं से न्यूट्रल वाला तार से हम 2 तार इस तरीके से निकाल लेते हैं, एक NO से और एक न्यूट्रल से। यहाँ से 2 तार ऐसे निकल जाएंगे और यही दोनों तार आ करके हमारे इस कॉइल पर लग जाते हैं। अभी यदि आप इसको HP-LP को छोड़ दें तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो रेड वाला वायर है यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा, और लगेगा तो होगा क्या कि जब इस कॉइल को सप्लाई मिलेगा तभी ये ऑन होगा, ये स्विच ऑन होगा तो हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो यहाँ सप्लाई पहुँचाने के लिए, इस कॉइल पर सप्लाई पहुँचाने के लिए हम करते क्या है, तो इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज न्यूट्रल सप्लाई इस सप्लाई वाले जगह पर पहुँचेगा। यहाँ से ये पहुँच गया कॉमन पर, और कॉमन से जो है 2-3 मिनट के बाद ये पहुँच जाता है NO पर, और NO से ये सप्लाई निकल करके इधर पहुँच जाता है। और न्यूट्रल जो है कि हम डायरेक्ट सप्लाई ले लिए हैं और वो जो है कि यहाँ पर पहुँचा है। जैसे ही इधर कॉइल पर आया सप्लाई, ये तुरंत ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद जो है कि हमारा पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉइल का दोनों तार हमने एक ही साइड बना दिया है ताकि हम कनेक्शन आसानी से कर पाएं। लेकिन यदि आप वास्तव में देखें, इस तरीके का कॉन्टेक्टर दिखता है, और इस कॉन्टेक्टर में एक साइड कॉइल का एक टर्मिनल होता है और उसके जस्ट दूसरे साइड कॉइल का दूसरा वाला टर्मिनल होता है। यानी कि एक तार आप इधर जोड़ेंगे, एक इधर जोड़ेंगे। हो सकता है कि दोनों एक भी तरफ दे दिया हो, लेकिन ज़्यादातर जो है एक इस साइड और एक उस साइड देता है। हमने एक ही साइड इसलिए बना लिया ताकि इसमें कनेक्शन करने में हमको आसानी हो सके। अभी हम LP-HP को समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो फेज सप्लाई था, जैसे यहाँ से जो NO से निकल रहा है 3 मिनट बाद, इस स्विच को ऑन करने के बाद NO से जो सप्लाई निकल रहा है वो 3 मिनट बाद निकल रहा है। वो 3 मिनट अभी बाद निकलने के बाद भी ये सीधे सीधे इस कॉइल पर नहीं पहुंच रहा है। इसको हमने पहुंचा दिया कहां पर, पहले पहुंचाया HP पर, उसके बाद HP से निकल करके LP में आया, LP से निकल करके तब जा करके यहां पर आया। ये क्या है, LP-HP क्या है, तो यह एक प्रकार का स्विच है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये स्विच होता है। इसमें 2-2 टर्मिनल बने होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पाइपें भी लगी होती हैं, 1/4 की 2 पाइपें, मतलब कि दोनों में एक पाइपें लगी रहेंगी। एक ये आप पाइप देख सकते हैं। HP वाले स्विच को हमेशा डिस्चार्ज लाइन से जोड़ा जाता है, LP वाले स्विच को हमेशा हम सक्शन वाले लाइन से जोड़ेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको SL बोला जाता है, और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, DL बोलते हैं, यानी डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन है। अब ये नॉर्मल अवस्था में LP-HP जो स्विच होते हैं, इनको चेक कैसे किया जाता है, तो ये दोनों स्विच नॉर्मल अवस्था में आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में जुड़ने का मतलब इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है आपस में सटे रहेंगे। जब भी आप इनका कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिएगा तो लगातार इसमें कंटिन्यूटी मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही इसमें प्रेशर का मान, ये DL वाले में प्रेशर का मान आवश्यकता से अधिक हो गया, तब जाकर के ये स्विच ऑफ हो जाता है। या फिर इसमें प्रेशर का मान आवश्यकता से कम हो गया, तब भी ये वाला स्विच, LP वाला स्विच काम करेगा। LP मतलब लो प्रेशर, HP मतलब हाई प्रेशर। तो इस तरीके से हाई या फिर लो प्रेशर कम या ज़्यादा जब होता है तो ये जो स्विच दोनों है, दोनों में से कोई भी एक मतलब ऑफ हो जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो फेज सप्लाई है इनसे हो करके ही आ रहा है। यदि ये वाला स्विच ऑफ हो जाए तो ये फेज सप्लाई यहीं रुक जाएगा, यहाँ से हो करके जो इस कॉइल पर पहुंच रहा था, यानी कि जब कॉइल पर पहुंचेगा नहीं तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली सप्लाई अब नीचे नहीं जाएगी, जिससे पूरा हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड रूम में ये चीज देखें तो ये सेंसर होता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन को हम सेंसर बोलते हैं। यहाँ प्रोब का ऑप्शन होगा, इस प्रोब वाले ऑप्शन पर आपको इन दोनों तारों को जोड़ना होता है। यदि आपको लगता है कि कंट्रोलर बोर्ड से इस कोल्ड रूम का जो दूरी है बहुत ज़्यादा है और ये जो सेंसर की लंबाई है थोड़ा सा कम दिया है कंपनी ने, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेंसर के वायर में अलग से आप तार
जोड़ करके इसके लंबाई को बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके का आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोब वाला ऑप्शन है, ये प्रोब का मतलब होता है जांच करना या चेक करना। तो यहाँ पर ये जो दो तार है, ये दो तार यहाँ पर जोड़ा गया है, तो ये तार जांच करता है, यानी इस कोल्ड रूम के अंदर कितना कूलिंग हुआ है। इसी में हमारा एवापोरेटर रहता है। एवापोरेटर के पास ये 2 या 3 पंखे लगे रहेंगे, जिससे कि एवापोरेटर जब ठंडा होता है तो पंखे उस ठंडक को खींच खींच करके रूम में भेजने का काम करते हैं, जिससे रूम जो है कि ठंडा हो जाता है और उसके अंदर आपका जो फल सब्जी जो भी है रखा रहता है तो वो सुरक्षित कई दिनों तक रह जाता है। तो ये प्रोब क्या करता है, उस कमरे के तापमान को सेंस करता है, समझता है। यदि सेट किए गए तापमान तक ये इस कोल्ड रूम का तापमान आ जाएगा तो ये सब जीरो जो मीटर है वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब ये है कि जो कॉमन जो है हमारे NO पर सटा हुआ था, अब इधर से हट करके NC के तरफ चला जाएगा और जैसे NC के तरफ जाएगा, इधर से जो सप्लाई हमारे इस कॉइल को पहुंच रही थी LP-HP स्विच से होते हुए, अब वो सप्लाई यहाँ नहीं पहुंचेगी तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये जब सेंसर अपना काम करता है तो पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ भी कराया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल से स्विच से हम पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा स्विच है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन इस छोटे स्विच के द्वारा हम केवल इस कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं, ना कि पूरे हम AC को सप्लाई दे रहे हैं। पूरे AC को सप्लाई देने का काम, यानी कंप्रेसर जो हैवी लोड है उसको सप्लाई देने का काम ये कॉन्टेक्टर कर रहा है। कॉन्टेक्टर के ऊपर सप्लाई आई रहती है, बस यहाँ पर सप्लाई इससे दे दिया जाता है, जिससे कि ये ऑन होगा और ऑन होकर के पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है और इस कनेक्शन का उपयोग आप वाटर चिलर के साथ भी कर सकते हैं। वाटर चिलर में क्या होगा, इस कोल्ड रूम के जगह पर एक टैंक रहेगा, पानी का जो टैंक रहेगा और उसी टैंक के अंदर हमारा एवापोरेटर कॉइल पड़ा रहता है, जिससे कि पानी ठंडा होता रहता है। पानी जब ठंडा होगा तो ये सेंसर आप उसके अंदर डाले रहेंगे, जितना आपने सेटिंग किया उतना यदि पानी ठंडा हो जाता है तो पूरा सिस्टम जो है कि बंद हो जाएगा। सारा कुछ वैसा ही रहेगा, बस ये सेंसर जो है आपके टैंक के अंदर पड़ जाएगा, जिसके अंदर RO का पानी रहेगा, जिसे आप ठंडा करने वाले हैं। चिलर सिस्टम में ये होता है। यदि मिल्क कूलर की बात करें, मिल्क कूलर में भी ये आउटडोर यूनिट ऐसा ही रहेगा और उसके बाद यहाँ पर जो कोल्ड रूम है, यहाँ पर एक टैंक रहेगा जिसके अंदर दूध भरा रहता है और दूध को जो है कि घुमाने के लिए एजिटेटर यानी कि एक मोटर लगा रहता है। मोटर के नीचे एक कुछ 2 ब्लेड लगे रहते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे घूमता है और दूध को ऐसे घुमाता रहता है और उसमें जो है कि ये सेंसर आप लगा देंगे, जिससे कि दूध कितना ठंडा रखना है आप यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। इस सब जीरो मीटर में सेट करने के लिए कुछ बटन वगैरह दिया गया होता है, आप देख सकते हैं। इससे आप सेट करके उस चीज़ को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी इसमें ऐसा हो जो आपको न समझ में आया, उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना जो भी सवाल होगा लिख दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।